आर्टिकल 370 एंड 35A की एब्रोगेशन के बाद उसके होते हुए हम भारत से यार्न इंपोर्ट करें, ये दुरुस्त होगा? मॉरली दुरुस्त होगा? सच पूछिए तो मेरे लिए जो बड़ी वाला मुकाम है वो यही है कि हम ने जो शराइत रखी थी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए, हम उन्हीं शराइत से बिल्कुल हट रहे हैं। छोटी सी एक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके आप एक पूरे कॉज को डैमेज करें, ये बात भी मुनासिब नहीं। तो मैं तो मॉरली इसको ठीक नहीं समझता। भारत जो है वो हमें इन्हीं चीज़ों में उलझाता है और एक बार फिर मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो गया है हमें इसी दो तरफ़ा मुज़ाकरात में उलझाने के लिए। कॉटन भी वहाँ से इंपोर्ट करें भारत से, फार्मास्यूटिकल्स भी लें, वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन भी वहाँ से लें। जिसे कहते हैं हमीयत, गैरत नहीं हम लोगों में। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, तब से लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब यह कहा था कि भारत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने वाला आदेश वापस नहीं लेगा, तब से भारत की कोई बात नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ने बातचीत चालू कर दिया है। इस संबंध में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान भारत के चाल में फंस गया है सीज फायर के नाम पर। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रिया। आर्टिकल 370 एंड 35A की एब्रोगेशन के बाद उसके होते हुए हम भारत से यार्न इंपोर्ट करें, ये किधर की जो है इंसाफ हुआ? भारत के साथ क्या पाकिस्तान की इंपोर्ट शुरू होना, स्पेशली यार्न इंपोर्ट की जो बातें चहमगोइयां चल रही हैं शहर इख्तिदार के अंदर भी, ये दुरुस्त होगा? मॉरली दुरुस्त होगा? जी देखिए, बात ये है अनिका, लेट मी बी अ लिटिल बिट कैंडिड, ये मॉरली तो कतई दुरुस्त नहीं होगा। और मुझे शिकवा है इस पे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से कि जिस तरीके से वॉइसेस रेज करनी चाहिए थी, और स्पेशली जब दिस इन्फो लैब की रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई, एविडेंस जरूर दिखाए गए, लेकिन जिस तरीके से वाइब्रेंटली उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे एक्सपोज करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए, जिसका मैं जाती तौर पे मेरा शिकवा है और आपके प्रोग्राम की वसातत से। और ये वो मौके थे जिसपे हम अपना एक कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए भी, और कश्मीर पे जो हमारा मामला चल रहा है उसके लिए हम बहुत इम्प्रेसिव किस्म की एक मूव इंटरनेशनल लेवल पे चला सकते थे, नहीं चलाई। अब ऐसी सूरत हाल में जब ऑलरेडी हम फॉरेन अफेयर फ्रंट पे कुछ फेलियर का शिकार हुए, फिर फैटफ का मामला ग्रे लिस्ट में अभी हम खड़े हुए हैं, ऐसी सूरत हाल में मेरा जाती ख्याल ये है कि एक सॉफ्ट जेस्चर देने की कोशिश की जा रही है इंडिया को। मॉरली तो ये ठीक नहीं है, लेकिन जिन मुश्किलात का पाकिस्तान शिकार है उसके लिए शायद ये एक कोशिश की जा रही है कि हम ग्रे लिस्ट से निकलें। क्योंकि आपको अंदाजा है अनिका, मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि भारत का फैटफ में इन्फ्लुएंस है। फिर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसका बाकायदा वो मेंबर है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो फैटफ के मामला में मानी रखती है। तो शायद हम इस तरह की एक कोशिश करें, और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि अगर इस हवाले से ये कोशिश की जा रही है तो यकीन कीजिए वो कोशिश आपकी कामयाबी से हमकनार नहीं होगी। और छोटी सी एक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके आप एक पूरे कॉज को डैमेज करें, ये बात भी मुनासिब नहीं। तो मैं तो मॉरली इसको ठीक नहीं समझ। जब तक हम खुद क्लियर नहीं होंगे कि हम चाहते क्या हैं, उस वक्त तक हमारे भारत के साथ ताल्लुकात में इसी तरह मामला चलते रहेंगे। हम हर बार अपनी जो है जम्मू और कश्मीर पे अपनी पोजीशन को कमज़ोर करते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश बस इतनी सी है कि जो काम भी करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि कॉटन भी वहाँ से इंपोर्ट करें भारत से, फार्मास्यूटिकल्स भी लें, वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन भी वहाँ से लें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक अजीब सा मामला है। कोई कौमी जिसे कहते हैं हमीयत, गैरत नहीं हम लोगों में। हमें कोई जल्दी नहीं थी इस वक्त। मैंने पहले भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए जाएं,
लेकिन पाकिस्तान और भारत कुछ लॉबीज़ ऐसी मौजूद हैं जो चाहती हैं कि बस अब इस मामले को ख़त्म करें और फिर वही मुज़ाकरात का बेमानी सिलसिला शुरू करें जिसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। और हमने देखा है पिछले भी कुछ 5-6 सालों की आप तारीख़ बहुत पीछे भी मत जाइए, आप मोदी सरकार की हुकूमत की पॉलिसी भी अगर ले लें तो बड़ा वाज़े हो जाता है कि वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। तो हमें ना जाने क्यों इतनी बेचैनी है, इतना बेसब्री क्यों है कि अब हमारे यहाँ लोगों ने यहाँ भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन मैं अभी भी हुकूमत से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्दबाजी से काम मत लें, क्योंकि भारत का जो रवैया है या जो भारत की पॉलिसी है अब उन्होंने आइन में तब्दीलियाँ कर ली हैं और हम फिर भी वही काम करने जा रहे हैं जो मैंने तकरीबन साल पहले ही कह दिया था कि हम भी शायद कोई स्टेटस को बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले में भी अब उसको आर्जी सूबा बनाया जा रहा है। इससे मज़ीद आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी लोगों को कुछ ना कुछ एतराज़ होगा। तो थोड़ा सा टाइमिंग बड़ी अहम होती है हर मामले में, और सफारतकारी में तो ख़ास तौर पे कि टाइमिंग क्या है किसी भी इशू जो भी आप स्टेप ले रहे हैं उसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें सामने रख के जो भी फैसला करें ये तमाम चीज़ें रख के कीजिए। समझता हाँ, अगर आपने कमी है इक्वल फुटिंग पे बात करें उनसे कि ठीक है जी हमारी लड़ाई है, कश्मीर पे हमारा ये स्टैंड है और कुछ डिमांड पेश करें और उसके बाद इन नेगोशिएशंस का कौम का मैंडेट लें ऐसे फैसले करने से पहले। राइट कि इंडिया से मुज़ाकरात एक सूरत में होंगे जब वो 370 और 35A को रिवर्स करेंगे। कश्मीर का 19 ये 2019 5 अगस्त का जो स्टेटस है बहाल करेंगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर अगर करेंगे तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को बहुत सेटबैक होगा, कश्मीरी कॉज को बड़ा अफेक्ट करेगा। इसलिए मेरे ख्याल में मेरी रिकमेंडेशन में हमेशा ये होगी एज ए पाकिस्तानी कि टेक स्टैंड, यू आर अ सॉवरेन कंट्री एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग विद बैटल हार्डेंड मिलिट्री, इसलिए आपको यहाँ स्टैंड लेना है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर सार्क के लिए वो आना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, सार्क को हमने बहाल करना है, उसके लिए अगर उनके नरेंद्र मोदी भी आते हैं वी कैनट से कि नहीं आए, लेकिन मुज़ाकरात उस वक्त होने चाहिए जब इंडिया इस बात को कहीं ना कहीं रिवर्स करे, उसके बाद मुज़ाकरात होने चाहिए। अदरवाइज भी एंड ट्रेड भी उसी के बाद होनी चाहिए ब्रिगेड साहब जी, ट्रेड भी उसी के बाद होनी चाहिए जो हम यार्न इंपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। एवरीथिंग शुड बी स्टॉप्ड टिल द टाइम इंडिया नेगोशिएट एंड दे से कि जी हाँ हम रिवर्स कर रहे हैं। बी वेरी क्लियर, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को बहुत बड़ा से धचका लगेगा। राइट, ठीक। भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बड़बोलेपन में बिना सोचे समझे यह बोल दिया था कि जब तक वह आदेश भारत वापस नहीं लेता तब तक भारत से वह कोई संबंध नहीं रखेंगे, पर हो रहा है सब उल्टा। पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव भेजा, अब कॉटन आयात करने का प्रस्ताव भेज रहे हैं और इसके पहले भी दवा और गेहूं भी मंगा चुके हैं। पाकिस्तान को अब पता चला कि केवल चीन के भरोसे नहीं, बिना भारत के उसका गुजारा नहीं हो सकता। भारत की अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा योगदान है। सर्विस सेक्टर का योगदान जहां 54.77% है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 27.43% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 17.76% है। देखने में तो यह लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, पर जहां तक रोजगार देने का सवाल है, यह कुल रोजगार का 50% रोजगार अपने यहां देता है। इस लिहाज से यह भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें कृषि तथा उससे संबंधित सभी सेक्टर जैसे वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, फिशरीज, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री आदि भी शामिल है। भारत सरकार ने कृषि उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 में 291 मीट्रिक टन रखा था, लेकिन उस साल रिकॉर्ड पैदावार हुआ और वह टारगेट टूट गया और 291.95 मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ। भारत सरकार ने 2020-21 के लिए 298.3 मीट्रिक टन का 2% ज्यादा बढ़ाकर लक्ष्य रखा है और यह भी टारगेट पूरा कर लिया गया है। एक समय भारत
कृषि उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित था, लेकिन अब स्थिति बदली है। कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई है और भारत अब निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। पिछले साल जून 2020 तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत का निर्यात एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुल $3.50 बिलियन का था, जो इसी अवधि में 2019 की तुलना में 23.24% ज्यादा रहा। जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, उसके मूल में भी भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कानून हैं। पहला जो कानून है वह द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है। इसके अनुसार किसी एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में अपना कृषि अनाज या कृषि उत्पाद बेरोक टोक बेच सकता है। कोई भी राज्य की सरकार दूसरे राज्य से आए कृषि या अनाज या कृषि उत्पादों पर कोई भी चुंगी या कर नहीं लगा सकता। इस प्रकार से यह कानून फ्री ट्रेड अनाज के मामले में व्यवस्था करता है। दूसरा कानून द एसेंशियल कमोडिटीज एंड रूल्स अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, जिसमें केंद्र सरकार कृषि और कृषि उत्पाद के सामानों की आवाजाही मार्केटिंग में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह केवल उसी मामले में हस्तक्षेप करेगी जब कोई अकाल या युद्ध की स्थिति हो, तभी कर सकती है। तीसरा कानून द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट 2020 है। इसका उद्देश्य किसान को सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपने खेत को किसी फर्म या इंडस्ट्री को खेती करने के लिए सुपुर्द करता है। 2020-21 के बजट में भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह यह प्रयास करेगी कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर दिया जाए, और इसी वादे को ध्यान में रखकर यह तीनों कानून बनाए गए हैं। पर इसके कुछ बिंदुओं पर सरकार और किसान संघों में, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधियों में मतभेद बना हुआ है। विश्वास है कि जल्दी ही यह भी मतभेद दूर हो जाएगा। भारत सरकार खाद, कीटनाशक, कृषि क्षेत्र, डीजल, तेल आदि के मामलों में किसानों को सब्सिडी देती है। साथ ही फसल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करने में भी किसानों के हित का ध्यान रखती है। किसानों को बाढ़, आगजनी आदि से बचाने के लिए फसल बीमा योजना एक और जहां लाया गया है, वहीं किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी व्यवस्था की गई है। साथ ही उनके बैंक खातों में भी 6,000 रुपया प्रत्येक साल अभी सीधे ट्रांसफर भी किया जा रहा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि किसानों की आत्महत्या की भी खबरें हमको सुनने को मिलते रहती है। इन सब के बावजूद अभी भी कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान के लोग भारत से तुलना तो करते हैं, लेकिन भारतीय कृषि मॉडल को अपनाते नहीं है। आप लोगों को शायद ताज्जुब होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पंजाब प्रांत जो था उसका 3/4 हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और 1/4 हिस्सा भारत के पास रहा। पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा पूरे पाकिस्तान को नहीं खिला सकता, जबकि पाकिस्तान का रकबा कम है, लेकिन छोटा हिस्सा होते हुए भी पंजाब जो आज का हमारे पास है वह पूरे भारत को गेहूं खिलाता है, तब भी उसके पास बचता है। इसलिए पाकिस्तान के लोग टीवी चर्चा सुनकर वास्तव जमीन पर कार्रवाई करें, तब पाकिस्तान की भी भलाई होगी और भारत की भलाई भी पाकिस्तान के खुशहाली में भी है। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।